हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और स्वागत है आपका हमारा ह्यूमन ब्रेन के लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर ब्रेन के बारे में। ओके, तो फॉर ब्रेन क्या होता है, उसमें मतलब कितने पार्ट्स होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में फॉर ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में फॉर ब्रेन का। आज हम लोग फॉर ब्रेन के तीनों पार्ट्स अच्छे से डिस्कस करेंगे, डीप में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैंने आप लोग को पहले इंट्रोडक्शन दिया था ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन को एनसेफेलॉन बोलते हैं, ठीक है, और इसका वेट 1300 से 1400 ग्राम होता है और वॉल्यूम 1300 टू 1500 सीसी वॉल्यूम होता है। और जो हमारा ब्रेन होता है वो 6 साल की उम्र तक अच्छे से डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो फॉर ब्रेन में 3 पार्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी लोब्स, दूसरा वाला सेरेब्रम एंड द लास्ट वन इज डायंसेफेलॉन। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑल्फैक्टरी लोब्स से। ठीक है, तो चलिए फिर ऑल्फैक्टरी लोब से स्टार्ट करते हैं। आइए, ठीक है। ओके, तो फॉर ब्रेन का सबसे फर्स्ट पार्ट है दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स को हम लोग रेननसेफेलॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑल्फैक्टरी लोब्स आर पेयर्ड स्मॉल सॉलिड बॉडीज प्रेजेंट वेंट्रली इन द फॉर ब्रेन। देखिए ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है ये कैसे होते हैं, पेयर्ड में होते हैं, मतलब जोड़ी में होते हैं, मतलब दो होते हैं, डबल होते हैं। ठीक है, और ये होते कैसे, सॉलिड बॉडीज रहते हैं, मतलब हार्ड रहते हैं थोड़ी सॉलिड बॉडीज। और हमारे फॉर ब्रेन में कैसे रहते हैं, प्रेजेंट वेंट्रलरी रहते हैं। ठीक है, वेंट्रलरी प्रेजेंट इन फॉर ब्रेन। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं, दे आर कवर्ड बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। मतलब हम लोग अगर अपने ब्रेन को अगर हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो हम लोग उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से पूरी तरह से कवर्ड रहता है, ढका हुआ रहता है। हम लोग उसको मतलब अभी मान लीजिए आपके सामने ब्रेन लाके कोई रख दिया तो उसके अंदर आपको ये ऑल्फैक्टरी लोब्स नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कवर है अच्छे से। ठीक है, दे हैव ऑल्फैक्टरी बल्ब्स एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स। ठीक है, और जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है उसके पास क्या रहता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स रहते हैं और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स रहते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स मर्ज इन द ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ टेम्पोरल बोन। ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक होता है ये कहाँ पे मर्ज होता है, ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, फिर ऑल्फैक्टरी लोब्स आर कंसर्न विद सेंस ऑफ स्मेल इन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए ऑल्फैक्टरी लोब्स का हमारे बॉडी में मेन फंक्शन क्या होता है, ये कंसर्न करता है विद सेंस ऑफ स्मेल, मतलब हमारे सूंघने की क्षमता। हाँ, मतलब ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या करता है, ये कोई भी चीज हमें सूंघने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड द पुअर सेंस ऑफ स्मेल इन ह्यूमन बींग्स इज ड्यू टू दिस स्मॉल साइज ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स। देखिए कोई कोई आदमी होता है कि जो मतलब अच्छे से सूंघ नहीं पाता, तो सूंघ क्यों नहीं पाता, क्योंकि उसका जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है, पेयर्स ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स जो फॉर ब्रेन में रहता है वो कैसा रहता है, छोटा रहता है बहुत, इसीलिए उसको मतलब सूंघने में बहुत प्रॉब्लम होता है। वो सही से कोई चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि एक्चुअल में है क्या, वो सूंघ के उसको मालूम नहीं पड़ पाता। ठीक है, ओके, तो मैं आपको अभी डायग्राम शो करता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ओके, दिस इज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हाँ, और फिर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के बाद यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब है, दिस इज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ओके, एंड दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी नोब्स। ये देखिए ये है ऑल्फैक्टरी नोब्स और ये है हमारा नेसल कैविटी जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग सांस लिए, ये कहाँ पे जाएगा, ऑल्फैक्टरी नर्व्स पे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा ऑल्फैक्टरी लोब है। हाँ, फिर यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल की मतलब एक्चुअल में हम कौन सा चीज सूंघ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो फिर ये हो गया हमारा ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में। अब आते हैं दूसरे सब पार्ट के फॉर ब्रेन के, जिसका नाम है सेरेब्रम। सेरेब्रम देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारे ह्यूमन ब्रेन का और बहुत ज्यादा विजुअल रोल प्ले करता है ये हमारे ब्रेन में। ठीक है, तो देखिए सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन। ठीक है, कैसा है, सबसे लार्जेस्ट है और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन, मतलब ये हमारे फॉर ब्रेन नहीं है, हमारे पूरे ब्रेन का ही सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, इट मेक्स 80 to 85% ऑफ टोटल वेट ऑफ द ब्रेन। अब देखिए हमारा वेट मतलब हमारे ब्रेन का वेट कितना है,
1300 से 1400 ग्राम, ठीक है। तो उसमें से 1300 से 1400 ग्राम में से 80 to 85% टोटल वेट इसी का रहता है, मतलब 80 to 85% इसी का है, सेरेब्रम का है, बाकी जो है वो सब दूसरे पार्ट्स का है, ठीक है। तो देखिए सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। ये जो हमारा सेरेब्रम होता है ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड रहता है, कैसा, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड रहता है। बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर इंटरकनेक्टेड बाय थिक बैंड ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है। ये जो 2 हेमिस्फीयर रहते हैं ये दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करने का कौन काम करता है, कॉर्पस कॉलोजम। ये धागे धागे जैसे रहते हैं, ये कॉर्पस कॉलोजम ये 2 हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करके रखते हैं ताकि हमारा आधा ब्रेन ना गिर जाए, ठीक है। ये 2 ब्रेन को ऐसे एक करके रखते हैं, ठीक है, ज्वाइंट करके रखते हैं, ऐसे ब्रिज काम करते हैं, ये ब्रिज, ठीक है। एक कैविटी इज फिल्ड विथ सीएसएफ, और ठीक है, और जो कॉर्पस कॉलोजम के जो ज्वाइन करते हैं 2 हेमिस्फीयर को, उसके बाद जो बीच में जो कैविटी रहता है उसमें क्या रहता है, सीएसएफ, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। द सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। देखिए जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है उसका जो ऊपरी वाला जो ग्रे कलर का रहता है, आप लोगों ने देखा होगा अगर ब्रेन को डायग्राम में, तो उसका जो ऊपर वाला लेयर होता है वो कैसे एकदम ग्रे कलर में रहता है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इट इज टर्म्ड ग्रे मैटर बिकॉज इट अपीयर्स ग्रे ड्यू टू लार्ज कलेक्शन ऑफ साइटोन्स, ठीक है। देखिए इट इज टर्म्ड ग्रे मैटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। इट इज नोन एज ग्रे मैटर बिकॉज इट अपीयर्स ग्रे। क्यों हम लोग उसको क्यों बोलते हैं ग्रे मैटर, क्योंकि उसका क्या है, अपीयर्स ग्रे इन कलर। लेकिन उसका ग्रे ही क्यों कलर है, ड्यू टू लार्ज कलेक्शन ऑफ साइटोन्स, क्योंकि उसके पास लार्ज कलेक्शन ऑफ साइटोन्स है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे साइटोन्स है। अब ये साइटोन्स क्या होते हैं, साइटोन्स होते हैं हमारे ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन को मतलब जो भी है ये सेरेब्रम को इंफॉर्मेशन देने का काम ये साइटोन्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज हाइजली फोल्डेड ड्यू टू एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस, ठीक है। ये हाइजली कैसे होते हैं, फोल्डेड रहते हैं, ठीक है, ड्यू टू एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस को हम लोग गायरी एंड सल्की भी बोलते हैं, ठीक है, एलिवेशंस एंड डिप्रेशन। अभी मैं आपको डायग्राम शो करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए दिस फोल्डिंग इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। देखिए जितने ज्यादा फोल्डिंग रहेंगे, ठीक है, जितने ज्यादा फोल्डिंग रहेंगे उतना कितना रहेगा, सरफेस एरिया उतना इंक्रीज होगा, है कि नहीं। मोर ऑफ ग्रे मैटर इंक्रीजेस नंबर ऑफ फोल्ड्स। जितना ग्रे मैटर ज्यादा रहेगा उतना नंबर ऑफ फोल्ड्स भी कैसे इंक्रीज होंगे, है कि नहीं। द पैटर्न एंड अरेंजमेंट ऑफ दिस फोल्ड्स हैव रिलेशनशिप विथ इंटेलिजेंस। देखिए द पैटर्न एंड अरेंजमेंट ऑफ दिस फोल्ड्स, ठीक है, ये जो पैटर्न और अरेंजमेंट रहता है, मतलब जितना ज्यादा ग्रे मैटर रहेगा उतना आपका इंटेलिजेंस रहेगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जिनको मतलब ये याद करने में ज्यादा आसानी हो जाता है, उनको जल्दी याद हो जाता है, तो मतलब उनके ब्रेन के अंदर है ना फोल्डिंग ज्यादा रहता है, दैट्स वाई उनका इंटेलिजेंस तेज रहता है कि नहीं, उनका आईक्यू लेवल के हिसाब से बोल सकते थोड़ा तेज रहता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए डायग्राम, ठीक है, ये देखिए ये हो गया अपना लेफ्ट हेमिस्फीयर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये ज्वाइंट कैसे है, मीडियल लॉन्जिट्यूडल फिस्यूर, ठीक है। वो जो और देखिए इनको ज्वाइन कौन कर रहा है, देखिए कॉर्पस कॉलोजम, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या कॉर्पस कॉलोजम, ये दोनों हेमिस्फीयर को ऐसे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। कॉर्पस कॉलोजम ज्वाइन कर रहा है दोनों लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। देखिए हमारा जो ब्रेन है ये 2 अलग अलग है, ठीक है, लेकिन उन दोनों को ऐसे ज्वाइन करके रखा गया है, और ज्वाइन करने का काम कौन करता है, कॉर्पस कॉलोजम, ठीक है। और देखिए और जो यहाँ पे जो स्पेस है ना, आप देखिए यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज स्पेस, ये जो स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पे क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। आई होप कि आपको डायग्राम से एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा ब्रेन मतलब कैसा है और उसको ज्वाइन कौन करता है, और जो स्पेस प्रेजेंट रहता है बीच में उसमें क्या रहता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए गायरी और सल्की, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गायरी और सल्की को, ठीक है। देखिए यहाँ पे गायरी और सल्की, ठीक है। अब देखिए सी दिस इज गायरी
आपको शायद शो नहीं होगा हो रहा होगा, देखिए, लेकिन ये क्या है, गायरी है, इट इज गायरी, ठीक है। जो प्लेन पार्ट है, जो देखिए प्लेन पार्ट है, ये क्या है, गायरी है, ठीक है। और जो देखिए ये क्या हो गया, एलिवेशंस हो गया, एलिवेशंस मतलब ऐसे ऊपर है ना, इसीलिए एलिवेशंस हो गया, एलिवेशन। और देखिए ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग ऐसे ऐसे देखिए ब्रेन में बहुत सारे है ना ऐसे लाइनिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्की, दैट इज नोन एज डिप्रेशन, ठीक है। देखिए ये हो गया गायरी हमारा, ठीक है, गायरी प्लेन पार्ट, एलिवेशंस वाले ऊपर एकदम, और जो ऐसे, और जो यहाँ पे जैसे लाइनिंग जैसे पार्ट दिख रहे हैं, लाइनिंग जैसे, वो क्या है, सल्की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गायरी सल्की क्या होता है। सो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द डीपर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल मेडुला। अब देखिए वो जो ग्रे वाला था रीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, आउटर रीजन, ठीक है। सेरेब्रम का आउटर रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसमें क्या होते हैं, लार्ज कलेक्शन ऑफ साइटोन्स रहते हैं, इसीलिए उसका कलर ग्रे अपीयर होता है, ठीक है। अब देखिए आते हैं उसके अंदर थोड़ा, सेरेब्रम का जो अंदर वाला होता है रीजन, उसको क्या बोलते हैं, द डीपर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल मेडुला विच इज मेनली फॉर्म्ड बाय व्हाइट मैटर, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या था, ग्रे मैटर से बना था, और इस सेरेब्रल मेडुला किससे बना है, व्हाइट मैटर, एंड कंटेन्स एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें क्या होता है, एंड कंटेन्स एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स। देखिए ये एक्सॉन्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा एक्चुअली एक्सॉन्स है क्या। ये देखिए, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्सॉन, ठीक है, ऐसे ब्रिज काम करते हैं एक्सॉन। देखिए यहाँ पे एक्सॉन्स है, ठीक है, ये डेंड्रिट्स है, और ये हमारा सेल है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब देखिए हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आता किधर से है कि नहीं, हमारे बॉडी में। अब देखिए हमारे सेल्स से, हमारा सेल है, न्यूक्लियस है, फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो एक्सॉन को पास करेगा, फिर एक्सॉन इसको पास करेगा, फिर ऐसे ऐसे आते आते देखिए हमारे ब्रेन में ना, हमारे सिर्फ अकेले के ब्रेन में 30,000 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है, 30,000 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं। तो सोच सकते हैं ये कितना कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो सोच सकते हैं कि 30,000 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, तो कितना कॉम्प्लेक्स है हमारा ब्रेन, ठीक है। चलिए फिर वापस चलते हैं वहाँ पे। देखिए तो आई होप आपको एक्सॉन्स के बारे में मालूम हो गया होगा कि एक्सॉन्स क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए मासेस ऑफ ग्रे मैटर लोकेटेड इन द व्हाइट मैटर और कॉल्ड बेसल न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो व्हाइट मैटर है, इसके अंदर भी थोड़े से ग्रे मैटर होते हैं, ठीक है। ये जो व्हाइट मैटर है, ये जो मतलब सेरेब्रल मेडुला के में, ठीक है, सेरेब्रल मेडुला विच इज मेनली फॉर्म्ड बाय व्हाइट मैटर, ठीक है, सेरेब्रल मेडुला व्हाइट मैटर से बना हुआ है। तो इस व्हाइट मैटर के अंदर भी थोड़ा सा ग्रे मैटर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, बेसल न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखिए 3 डीप्स और वाइड सल्की नेमली सेंट्रल सल्कस, lateral sulcus and parieto-occipital sulcus divide each cerebral hemisphere into 4 lobes: frontal lobes, parietal lobes, occipital lobe and temporal lobe। अब देखिए 3 डीप और वाइड सल्की, ठीक है, हमारे जो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, ये कैसा 4 लोब में डिवाइड है, फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। और एक 4 लोब को डिवाइड कौन करता है, ठीक है, एक सल्की करते हैं, सल्कस, ठीक है, कौन करता है, सल्कस करते हैं, 3 सल्कस। फर्स्ट वन इज सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस एंड पेरियोटो ऑसिपिटल सल्कस। देखिए हमारे ब्रेन का जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो 4 लोब में डिवाइड है, दैट इज फ्रंटल, पेरिएटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, ठीक है। अब इन चारों को डिवाइड कौन करता है, सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस एंड पेरियोटो ऑसिपिटल सल्कस, ठीक है। मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ, आपको और अच्छे से आएगा समझ में। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए फ्रंटल लोब हो गया, ठीक है, फ्रंटल लोब को देखिए, फ्रंटल लोब, ठीक है, ये हमारा सेरेब्रम है, पूरा सेरेब्रम, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल सल्कस देख पा रहे होंगे आप, सेंट्रल सल्कस, ठीक है, सेंट्रल सल्कस, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल सल्कस, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंट्रल सल्कस इधर हो गया, उसके बाद लेटरल सल्कस देखिए,
ये हो गया लेटरल सल्कस, है कि नहीं, ये हो गया हमारा लेटरल सल्कस। उसके बाद देखिए पेरियोटो ऑसिपिटल सल्कस, ये हो गया पेरियोटो ऑसिपिटल सल्कस, पेरियोटो ऑसिपिटल सल्कस। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हाँ ये हो गया हमारे सल्कस हो गए। ठीक है, अब देखिए द फ्रंटल एंड पेरिएटल लोब्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रल सल्कस। अब देखिए जो फ्रंटल लोब होता है और जो पेरिएटल लोब होता है, ये दोनों को कौन सेपरेट करता है, सेंट्रल सल्कस। देखिए यहाँ पे फ्रंटल लोब और पेरिएटल लोब को, फ्रंटल लोब और पेरिएटल लोब को, देखिए ये हो गया हमारा फ्रंटल लोब और ये हो गया हमारा पेरिएटल लोब। ये दोनों को अलग कौन कर रहा है, सेंट्रल सल्कस, है कि नहीं, सेंट्रल सल्कस अलग कर रहा है कि नहीं। फ्रंटल लोब और पेरिएटल लोब को अलग करने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रल सल्कस। ठीक है, अब देखिए द पेरिएटल एंड टेम्पोरल लोब्स आर सेपरेटेड बाय लेटरल सल्कस। द पेरिएटल एंड टेम्पोरल लोब्स आर सेपरेटेड बाय लेटरल सल्कस। देखिए द पेरिएटल एंड टेम्पोरल लोब, द पेरिएटल एंड टेम्पोरल लोब आर सेपरेटेड बाय लेटरल सल्कस। ये हो गया हमारा पेरिएटल लोब, है कि नहीं, और ये हो गया हमारा टेम्पोरल लोब। ये दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, ये दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, लेटरल सल्कस, है कि नहीं, यहाँ पे लेटरल सल्कस। ओके, अब देखिए हाँ lateral sulcus, while perioto-occipital sulcus separates parietal lobe from occipital lobe, while perioto-occipital sulcus जो तीसरा सल्कस होता है, ये किसको सेपरेट करता है, पेरिएटल लोब को, पेरिएटल लोब फ्रॉम ऑसिपिटल लोब, मतलब पेरिएटल लोब को ऑसिपिटल लोब से अलग करता है। एक बार और देखते हैं डायग्राम, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, उससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज ऐसा पूरा मिक्सअप हो गया है तो आपको समझेगा नहीं। ठीक, चल ओके, चल देखिए क्या बोला था वहां पे हमने, एक बार और देखते हैं। देखिए हमने क्या बोला था, वाइल पेरियोटो ऑसिपिटल सल्कस, ठीक है, पेरियोटो ऑसिपिटल सल्कस सेपरेट पेरिएटल लोब फ्रॉम ऑसिपिटल लोब, पेरिएटल लोब फ्रॉम ऑसिपिटल लोब। ठीक है, पेरिएटो लोब फ्रॉम पेरिएंटल लोब फ्रॉम ऑसिपिटल लोब। देखिए ये हो गया हमारा पेरियोटो ऑसिपिटल सल्कस, क्या हो गया, पेरियोटो ऑसिपिटल सल्कस, और ये हो गया हमारा ऑसिपिटल लोब, ये हो गया हमारा ऑसिपिटल लोब, और ये क्या हो गया हमारा पेरिएटल लोब। देखिए यहाँ पे अलग हो रहा है कि नहीं, देखिए अलग हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये हो गया हमारा पेरिएटल लोब। ओके, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे ब्रेन में 4 लोब्स कैसे हैं और उसको सेपरेट करने का काम कौन करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जनरल मोटर एरिया विच कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्टिविटीज इज लोकेटेड ऑन द प्रीसेरेंट्रल गायरस ऑफ फ्रंटल लोब। अब देखिए मोटर एरिया, हमारे ब्रेन में कौन सा एरिया होता है, एक एरिया होता है दैट इज नोन एज मोटर एरिया, मोटर एरिया विच कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्टिविटीज। वो देखिए मोटर एरिया क्या करता है, कंट्रोल हमारा वॉलेंट्री एक्टिविटीज, हमारे ब्रेन के जो भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, जर्नल मोटर एरिया, मोटर एरिया कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्टिविटीज। अब देखिए ये वॉलेंट्री एक्टिविटीज क्या होता है, वॉलेंट्री एक्टिविटीज मीन्स जैसे जो चीज हमारे कंट्रोल में, जो चीज हम अपने से कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज हम जो हमारे कंट्रोल में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री एक्टिविटीज। और वॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, मोटर एरिया। ठीक है, द एसोसिएशन एरिया आर related with intelligence, memory, judgment, problem solving ability etc. is found on the frontal lobe। ठीक है, देखिए मोटर एरिया भी कहाँ पे है, फ्रंटल लोब पे है। ठीक है,
फ्रंटल लोब पे है, मोटर एरिया भी। और जो एसोसिएशन एरिया है, एसोसिएशन एरिया हमारा क्या हेल्प करता है, इंटेलिजेंस में हेल्प करता है, मेमोरी में स्टोर, ठीक है, मेमोरी में, और जजमेंट मतलब जजमेंट के टाइम, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मतलब आप कोई मैथ्स का प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो उस समय आपका ब्रेन का एसोसिएशन एरिया आपको बहुत हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसके पास। इट इज फाउंड ऑन द फ्रंटल लोब, और ये कहाँ पे पाया जाता है, फ्रंटल लोब पे ही पाया जाता है, ठीक है, एसोसिएशन एरिया भी, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ब्रोकस एरिया इज मोटर स्पीच एरिया एंड ट्रांसलेट थॉट्स इनटू स्पीच एंड कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ टंग, लिप्स एंड वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अब देखिए ये ब्रोकस एरिया जो होता है ना, ब्रोकस एरिया इज मोटर स्पीच एरिया, हम लोग जो बोलते हैं ना ये कौन कंट्रोल करता है, ब्रोकस एरिया कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो और जो हमारे मन में जो थॉट्स रहता है, जो हमें बोलना रहता है, उसको स्पीच में कौन करता है, ट्रांसलेट, ये ब्रोकस एरिया। ब्रोकस एरिया इज मोटर स्पीच एरिया एंड ट्रांसलेट थॉट्स इनटू स्पीच, जो थॉट्स होते हैं उसको स्पीच में कन्वर्ट करता है कौन, ब्रोकस एरिया, एंड कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ टंग, लिप्स एंड वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। और क्या करता है, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ टंग, हमारा जो टंग होता है उसका मूवमेंट करता है कंट्रोल, और लिप्स करता है, लिप्स भी, एंड वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। जनरली सेंसरी एरिया कंसर्न विथ सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, टच, प्रेशर एंड पेन। देखिए हमारा जो सेंसरी एरिया होता है, मान लीजिए आपको कोई छू रहा है, ठीक है, तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि कोई मुझे छू रहा है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, सेंसरी एरिया होता है, ठीक है, विथ कंसर्न विथ सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। अभी मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, ठीक है, तो वहां पे कैसा बहुत गर्मी है, तो आपको मालूम कैसे पड़ा कि वहां पे बहुत गर्मी है कि नहीं, सेंसरी एरिया है इसीलिए ना, सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, टच, प्रेशर, पेन। मान लीजिए आपको कोई मार रहा है तो आपको फिर मालूम कैसे पड़ रहा है कि आपको कोई मार रहा है, दर्द होता है इससे मालूम पड़ रहा है ना, तो दर्द कैसे मालूम पड़ रहा है, सेंसरी एरिया से मालूम पड़ रहा है ना, है कि नहीं। तो उसको तो सेंसरी एरिया सेंसेशन से कंसर्न करता है, हमारे जो भी सेंसेशन होते हैं वो सब कौन, सेंसरी एरिया, ओके। सेंसरी स्पीच एरिया इज कॉल्ड वर्निक्स एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्निक्स एरिया। अभी मान लीजिए आपको कोई मार रहा है, ठीक है, आपको कोई मार रहा है, आपको सेंस हुआ है कि नहीं, सेंस हुआ, उसके बदले में आपने, ठीक है, आपको सेंस हुआ आपको कोई मार रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे उसको, है कि नहीं, और फिर आप उसको भी मारेंगे ना, काउंटर करेंगे आप उसको भी, है कि नहीं। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, वर्निक्स एरिया बोलते हैं। सेंस करके स्पीच करना, है कि नहीं, सेंस हुआ, अब मान लीजिए आपको कोई मारा तो फिर आप क्या बोलेंगे, क्यों मार रहा है कि नहीं, तो आपको पहले सेंस हुआ, फिर आपने स्पीच किया तो उसको, और फिर ये कहाँ होता है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्निक्स एरिया बोलते हैं, ठीक है। द एरिया कंसर्न विथ सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल आर लोकेटेड ऑन द टेम्पोरल लोब। देखिए जो भी एरिया कंसर्न करता है सेंस ऑफ टेस्ट से, है कि नहीं, सेंस ऑफ हियरिंग से, सुनने की क्षमता, एंड सेंस ऑफ स्मेल से, सूंघने की क्षमता, ये सब कहाँ रहता है, ये सब हमारे टेम्पोरल लोब में ही रहता है, ठीक है, ये सब एरिया हमारे टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट रहते हैं। ऑसिपिटल लोब कैरी सेंसरी विजुअल एरिया कंसर्न विद सेंस ऑफ विजन। अब देखिए ये जो ऑसिपिटल लोब होता है, ऑसिपिटल लोब कैरी सेंसरी विजुअल एरिया कंसर्न विद सेंस ऑफ विजन, हम लोग जो देखते हैं वो उससे कंसर्न करता है, मतलब हमारे जो आंख के जो नर्व्स रहते हैं ना वो हमारे ऑप्टिकल लोब से कनेक्टेड रहते हैं, है कि नहीं, हमारे ऑप्टिकल नोब से कनेक्टेड रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल एरिया कंसर्न विद सेंस ऑफ विजन। ऑसिपिटल लोब में क्या रहता है, विजुअल एरिया कंसर्न विद सेंस ऑफ विजन, उसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, ओके। तो ये था इसके बारे में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब आप लोग डायग्राम देखिए, आपको और अच्छे से आएगा समझ में। देखिए मोटर एरिया, देखिए मोटर एरिया सब कुछ कहाँ पे, फ्रंटल लोब में है मोटर एरिया, ठीक है। सेंसरी उसके बाजू में सेंसरी एरिया है, सेंसरी देखिए, सेंसरी है कि नहीं, उसके बाद देखिए सेंसरी एसोसिएशन एरिया, विजुअल एसोसिएशन एरिया आप देख सकते हैं, एक मिनट, विजुअल एरिया देखिए ये हो गया हमारा विजुअल एरिया, ठीक है, ये हो गया ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, ठीक है, टेम्पोरल लोब में है ये, टेम्पोरल लोब हमारे कान के पास, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। इसके बाद ये है ऑडिटरी एरिया, ये भी ऑडिटरी एरिया, ये है ब्रोकस एरिया, ठीक है, ब्रोकस एरिया हो गया है। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं मोटर एरिया,
सेंसरी एरिया, ठीक है। तो ये सब हमारे ब्रेन के एक हिसाब से एरिया है जो हमें मतलब डे टू डे लाइफ में सब काम करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। सोचिए अगर ये सब नहीं होंगे तो हमारा ब्रेन कैसे काम करेगा, हमारा बॉडी कैसे वर्क करेगा, है कि नहीं, कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये सब एरिया बहुत विजुअल रोल है इन सबका। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये था पूरा सेरेब्रम के बारे में, सेरेब्रम में क्या क्या होता है। मान लीजिए अगर एग्जाम में ये टॉपिक पूछता है डिफाइन सेरेब्रम या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेरेब्रम, तो आप अगर इतने पॉइंट्स भी लिख देते हैं, ये मोटर एरिया, स्पीच एरिया और हेमिस्फीयर के बारे में, फिर सेंट्रल सल्कस, लैटरल सल्कस, पेरियोटो ऑसिपिटल सल्कस, और मतलब लोब्स के बारे में 3 लोब्स हैं उसके बारे में लिख दीजिए। कम से कम आपका देखिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा है तो 8 पॉइंट बस होते हैं, कि नहीं। 4 मार्क के लिए 8 पॉइंट बस है। तो इसमें तो आपको 8 पॉइंट से ज्यादा ही मिल रहा है। इवन हम आप चाहे तो इसमें 12-13 पॉइंट या फिर उससे ज्यादा भी पॉइंट आराम से बना सकते हैं, और प्लस डायग्राम, है कि नहीं। डायग्राम पे 2 मार्क मिल जाएगा आपको, फिर बाकी 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट चाहिए, लेकिन तब भी आप 12 पॉइंट तो आप इससे आराम से लिख सकते हैं। आपको इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस डायग्राम देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दैट इज डायनसेफेलॉन, ठीक है। ये हमारे फॉर ब्रेन का क्या है, थर्ड पार्ट है, दैट इज डायनसेफेलॉन, ठीक है। डायनसेफेलॉन का एक और नाम है, क्या है, थैलेमेनसेफेलॉन, ठीक है। अब देखिए डायनसेफेलॉन इज प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कॉलोजम एंड एबो द मिड ब्रेन। अब देखिए जो डायनसेफेलॉन होता है, हमारा जो कॉर्पस कॉलोजम है, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था क्या कॉर्पस कॉलोजम का, चलिए आगे है शायद। ओके, देखिए डायनसेफेलॉन इज प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कॉलोजम। देखिए जो कॉर्पस कॉलोजम होता है, ओके, कॉर्पस कॉलोजम के जस्ट नीचे, ठीक है, जस्ट नीचे डायनसेफेलॉन होता है, ठीक है, डायनसेफेलॉन, और एबो द मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के ऊपर होता है। आप देखिए इसका लोकेशन कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। डायनसेफेलॉन इज प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कॉलोजम, कॉर्पस कॉलोजम के नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर, ये इसका हो गया लोकेशन, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, डायनसेफेलॉन। इट इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये कैसे कम्प्लीटली कवर्ड रहता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, है कि नहीं, कम्प्लीटली कवर्ड बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। एपिथैलेमस इज द रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन विच गिव्स एन अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ पीनियल बॉडी। ये दी एपिथैलेमस, एपिथैलेमस क्या है, रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन। रूफ मतलब छत, बोल सकते हैं ना, एकदम ऊपरी हिस्सा, छत मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है डायनसेफेलॉन का, वो क्या है, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस इज द रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, ठीक है। पीनियल बॉडी एंड एपिथैलेमस, पीनियल बॉडी एंड एपिथैलेमस फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। देखिए ये जो पीनियल बॉडी होता है, ये हमारे ब्रेन में रहता है, दैट इज पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी और एपिथैलेमस ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का। किसका काम करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का। पीनियल बॉडी एंड एपिथैलेमस फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच सीक्रेट्स 2 हार्मोन्स कॉल्ड सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। देखिए ये जो पीनियल बॉडी और जो एपिथैलेमस होते हैं, एपिथैलेमस मतलब रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, और ये ठीक है, और पीनियल बॉडी, ये दोनों पीनियल बॉडी और एपिथैलेमस फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों साथ में मिलके एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं। विच सीक्रेट्स 2 हार्मोन्स, और ये 2 हार्मोन्स छोड़ते हैं जिनका नाम है सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। देखिए सेरोटोनिन इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। देखिए हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, दैट इज सेरोटोनिन हार्मोन, ठीक है। और उसको कौन करता है सिगरेट, पीनियल बॉडी एंड एपिथैलेमस, ठीक है। वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मतलब ये हार्मोन रिलीज करता है सेरोटोनिन, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। वाइल मेलाटोनिन इज कंसर्न विद बायोलॉजिकल रिथम, ठीक है। वाइल मेलाटोनिन जो होता है हार्मोन, ये किससे कंसर्न करता है, हमारा बायोलॉजिकल रिथम से, ठीक है। ओके, थैलमिया आर द लेटरल वॉल्स ऑफ डायनसेफेलॉन। ये जो थैलमिया क्या है, देखिए थैलमिया आर द लेटरल वॉल्स ऑफ डायनसेफेलॉन। अब देखिए व्हाट इज लेटरल वॉल्स। अब देखिए लेटरल वॉल्स क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है, ओके, मान लीजिए, ओके। अब देखिए इसके लेटरल साइड्स क्या होगा, इसके लेटरल साइड्स क्या हो जाएंगे, इसके एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, हो गया, इसके 2 हो गए ना लेटरल साइड्स।
तो देखिए वही यहाँ पे वो वही बोल रहा है, थैलमिया आर द लेटरल वॉल्स ऑफ डायंसेफेलॉन। ठीक है, डायंसेफेलॉन के क्या है, लेटरल वॉल्स है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, थैलमिया। ठीक है, थैलमिया आर कनेक्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन बाय रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जो थैलमिया होता है ये किससे कनेक्ट होता है, आर कनेक्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, बहुत सारे पार्ट से कनेक्टेड होता है थैलमिया। ठीक है, और किसके जरिए कनेक्ट रहता है, बाय रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ठीक है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब देखिए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द स्लीप अवेक साइकिल। ठीक है, ये जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग साइकिल है, ये क्या करता है, मतलब बॉडी को कब सोना है कब जागना है ये पूरा मेंटेन करता है। अब देखिए आप अगर दोपहर को सोए हैं, ठीक है, मान लीजिए आप दोपहर को 4 घंटा सो गए। ठीक है, दोपहर को 4 घंटा सो गए, ओके। अब रात में नींद आएगा आपको? कोई कोई ऐसा बोलता है कि हम दोपहर को सो गए हमें रात को नींद नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए अगर आप दोपहर को सोए हैं उसके बावजूद भी आपको रात को नींद आएगा। अब वो अलग बात है कि आप थोड़ा लेट सोएंगे लेकिन नींद आएगा, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से हमारे ब्रेन को क्या मालूम है कि हम रात को सोते हैं, है कि नहीं, रात को हम सोते हैं, रात को हमारा ब्रेन जो है ना रेस्ट मोड पे रहता है, उसको बहुत जरूरत रहती है उसकी, है कि नहीं, उस समय आराम करता है हमारा ब्रेन। तो देखिए हमारे ब्रेन को जनरली क्या आदत रहता है कि रात को मतलब आराम, उस टाइम मतलब उसको आराम चाहिए, है कि नहीं। ओके, तो आप दोपहर को भले ही सो जाइए लेकिन आपको रात को भले ही लेट लेकिन नींद आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि आपका ब्रेन उस सिस्टम में एकदम ढल चुका है कि नहीं। तो ये जो RAS होता है, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, ये हमारे मेंटेन्स स्लीप अवेक साइकिल, मतलब कब सोना है कब जागना है, ये पूरे साइकिल को मेंटेन करके रखता है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए ये है डायंसेफेलॉन, आप लोग देख पा रहे होंगे डायंसेफेलॉन। ठीक है, ओके, डायग्राम में देख लीजिए कैसे पूरे हेमिस्फीयर के एकदम अंदर है कि नहीं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर से पूरा सराउंडेड है एकदम अंदर की तरफ डायंसेफेलॉन, देख रहे हैं आप। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देख लीजिए ये है एपिथैलेमस। ओके, रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन, है कि नहीं, एपिथैलेमस रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन, आप लोग देख पा रहे होंगे एपिथैलेमस। ओके, एपिथैलेमस रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन। ओके, एंड द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ये क्या है, फ्लोर ऑफ डायंसेफेलॉन, मतलब ये नीचे वाला पार्ट है डायंसेफेलॉन का, हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पीनियल बॉडी, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारा पीनियल बॉडी, ये भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर के देखिए एकदम अंदर, है कि नहीं, डायंसेफेलॉन के इधर। ठीक है, एट द रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन, है कि नहीं, इधर ही है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पीनियल बॉडी। ओके, पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड आप जो भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द फ्लोर ऑफ डायंसेफेलॉन। ठीक है, रूफ हमने देखा अभी। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्लोर देख रहे हैं, मतलब उसका नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द फ्लोर ऑफ डायंसेफेलॉन विच गिव्स ए डाउनवर्ड प्रोजेक्शन टू ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस, इसके ठीक नीचे ही क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो फिर ये फिर किससे कंसर्न करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऊपर क्या था, पीनियल ग्लैंड था, है कि नहीं, और यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस इज द फ्लोर ऑफ डायंसेफेलॉन विच गिव्स ए डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं, द एंटीरियर एक्सपेक्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस शोस क्रॉसिंग ऑफ टू ऑप्टिक नर्व्स नोन एज ऑप्टिक चिस्म। देखिए ये जो हाइपोथैलेमस होता है, इसके जो एंटीरियर एक्सपेक्ट्स होते हैं, ये क्रॉसिंग ऑफ टू ऑप्टिक नर्व्स। देखिए हमारा जो आंख है, हमारा जो आंख का जो नर्व्स है ना, ऐसे मतलब देखिए क्रॉस में गया हुआ है। ठीक है, क्रॉस में गया हुआ है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की
कोशिश करता हूँ। ओके, एक मान लीजिए ये हमारा आंख है, ये हमारा एक आंख है, ये हमारा दूसरा आंख है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आई, ये हमारा सेकंड आई। तो इस आई के जो नर्व्स है ना, नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स, ये ऐसे क्रॉस में गए हुए, क्रॉस में। ओके, कैसे गए हुए? क्रॉस में गए हुए, क्रॉस में। ओके, ये ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमारे जो नर्व्स है आई की कैसे गए हुए? क्रॉस में गए हुए, एकदम एक दूसरे के, ठीक है। द हाइपोथैलेमस हैज मेनी मासेस ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस दैट इज रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन, हैज मेनी मासेस ऑफ ग्रे मैटर। इसके अंदर ना छोटे छोटे ग्रे मैटर भी रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रे मैटर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई है, हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई स्कैटर्ड इन व्हाइट मैटर। ओके, डायंसेफेलॉन इज रिले सेंटर। एक्चुअली ये डायंसेफेलॉन काम क्या करता है, ठीक है। देखो डायंसेफेलॉन का मेन फंक्शन होता है, ये ऐसे रिले सेंटर काम करता है। रिले सेंटर मतलब कौन से इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजना है, किसको कहाँ भेजना है, ये कौन कंसर्न करता है? डायंसेफेलॉन, है कि नहीं। अब मान लीजिए कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो वो हार्मोन को कहाँ भेजना है? बॉडी के कौन से पार्ट पे भेजना है कि नहीं। बॉडी के कौन से पार्ट पे, कौन से ऑर्गन पे भेजना है, उसका इफेक्ट कहाँ शो होगा, है कि नहीं। ये सब कौन करता है कंसर्न? डायंसेफेलॉन करता है। ऐसे रिले सेंटर काम करता है, ठीक है। इट मेंटेन्स होम्योस्टेटिस, मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ओके, इट मेंटेन्स होम्योस्टेटिस। हाइपोथैलेमस इज द कोऑर्डिनेटर बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए हाइपोथैलेमस ऐसे कोऑर्डिनेटर काम करता है नर्वस सिस्टम के बीच में एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा हाइपोथैलेमस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे पूरा हमारा फॉर ब्रेन हो चुका है कंप्लीट। ओके, फॉर ब्रेन पूरा हो चुका है कंप्लीट हमारा। ओके, अब जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा मेसेंसेफेलॉन के ऊपर, दैट इज मिड ब्रेन। ओके, सो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा हमारे फॉर ब्रेन के बारे में। ओके, प्रोसेंसेफेलॉन के बारे में। ओके, सो प्लीज अच्छे से इसको रीड करिए एक बार, और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपका मैसेज जरूर सीन करूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। ओके, तो फिर चलिए फिर मिलते हैं फिर अब हमारे दूसरे लेक्चर में, आई मीन तीसरे लेक्चर में, दैट इज मिड ब्रेन और मेसेंसेफेलॉन। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे वेल, थैंक यू वेरी मच।